हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जिक्र करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ने से पहले कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर से, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस साइड से यहाँ पर देख लेते हैं कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। आपने इसको बचपन में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। क्लियर। और जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कारगर ये लेक्चर होने वाला है। तो वहाँ पर हमने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया। इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर होता है। क्लियर। डुअल नेचर में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक तो पार्टिकल का नेचर होता है, पार्टिकल बोले कण, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव का नेचर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तरीके से ट्रीट हो रहा है तो पार्टिकल नेचर में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। इन सर्कुलर पाथ को यहाँ पर ऑर्बिट्स बोला जाता है और इसको जनरली KLMN या किसी नंबर 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह ट्रीट हो रहा है तो वेव में क्या होता है, आप जानते हो कि वेव तो कहीं फिक्स होगी नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रीट हो रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी न्यूक्लियस के चारों ओर हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है और जहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसको यहाँ पर नाम दिया गया केमिस्ट्री में एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D स्पेस होता है, वह रीजन होता है, वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। क्लियर। इन रीजन्स को, इन लोकेशंस को एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया है। ये कई प्रकार की होती हैं, इनके अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं। क्लियर। अलग अलग इनकी एनर्जी होती है। बात क्लियर हो गई। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर की आपने इक्वेशन सुनी होगी। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, d2 psi अपॉन dx स्क्वायर, d2 psi अपॉन dy स्क्वायर, d2 psi ओवर dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस बी साई अपॉन एच स्क्वायर इजकल टू 0। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन थी। श्रोडिंगर ने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर इसने दो टर्म यानी दो रिजल्ट्स इसको मिले। एक रिजल्ट मिला E और एक मिला साई। ओके। इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। जो E मिला, इसने इसके क्या नाम रखे? इसने कहा कि ये जो E हैं ये वो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टे करता है, रुकता है। और इन्हीं एनर्जी स्टेट्स को श्रोडिंगर ने इनका नाम रखा एटॉमिक ऑर्बिटल। दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। श्रोडिंगर ने इक्वेशन को सॉल्व किया, दो टर्म डिफाइन किए। क्लियर। E और साई। E के बारे में इसने कहा कि ये E वही एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वही अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, ये वही पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वही क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं। क्वांटाइज का अर्थ जैसे E 2E 4E 5E इस तरीके से जो लेवल्स हैं। क्लियर। जो फ्रैक्शन में ना हो, इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। कहानी क्लियर हो गई। इन्हीं क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स को श्रोडिंगर ने नाम दिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहानी क्लियर हो गई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है प्यारे बच्चों? वह क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, ठहरते हैं। इन्हीं को बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, क्लियर, जिनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोला गया है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लियर। इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, इनकी डिफरेंट शेप होती है। क्लियर। तो इसी पर हमारी आज चर्चा रहेगी कि ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर की जो लोकेशन है, क्लियर, जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इन लोकेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह ट्रीट हो रहा है, ये जो लोकेशंस हैं, इन्हीं लोकेशंस को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड को ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। कहानी क्लियर हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम में लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा और इसी को हम लोग याद करें। हाउ कैन डिफाइन, कैसे इसको परिभाषित करें। तो लिखा है कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 95% इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने इसका हिंदी में भी लिख दिया। क्लियर। तो जैसा आप मैनेज कर पाओ अपना लिख लेना। ओके। तो ये एटॉमिक
ऑर्बिटल की एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल या नोट्स पर्पज से ये लैंग्वेज हो गई जो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। ओके, अभी हम इसको और डिफाइन करना चाह रहे हैं कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी, ई तो मेरे समझ में आ गया कि सर ई ये होता है, क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स जहां इलेक्ट्रॉन ठहरते हैं और इन्हीं को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, क्लियर, ये डिफरेंट टाइप के होते, डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, इन पर भी हमारी चर्चा होने वाली है। जैसे मान लो ये जो एनर्जी स्टेट्स है, मैंने पहला ही एनर्जी स्टेट्स ले लिया, इस एनर्जी स्टेट को परिभाषित करने के लिए एक टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म होता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम रखा गया साई। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों वेव फंक्शन। मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, क्लियर, आप लोग इसको नोट कर लेना। ये कहलाता है वेव फंक्शन, या इसका नाम रख दो ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्लियर, या इसी को वेव एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। हालांकि आगे इसकी बहुत डिटेल धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए, तो जो न्यूक्लियस के पास में ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जैसे मान लो ये एनर्जी स्टेट्स ई है, तो इस ई के बारे में जो टोटल जानकारी देने वाला बंदा है वो साई है, क्लियर, ये ध्यान रखना। मान लो इससे हटके एक दूसरा एनर्जी स्टेट्स है, अब मान लो ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये मान लो E2 मान लेते हैं, क्लियर, तो इसको जो डिफाइन करने वाला होगा, इसके बारे में जो पूरी जानकारी देगा वो दूसरा वेव फंक्शन होगा साई2। तो हर एक एनर्जी स्टेट, ध्यान रखना, हर एक एनर्जी स्टेट के संगत, उसके करस्पॉन्डिंग, उसको डिफाइन करने वाला एक मैथमेटिकल टर्म लिया गया है जिसका नाम रखा है ऑर्बिटल वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड। ओके, ये क्या करेगा, उस एनर्जी स्टेट के बारे में, उस एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट डेटा इसी के पास होगा। जो बात पूछनी इससे पूछोगे ये बताएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है या नहीं है, अगर है तो किस दिशा में है, अगर किस दिशा में तो उसकी आकृति कैसी बन रही है, यानी उस वो जो लोकेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इस टाइम वो किस आकृति में रह रहा है, उसकी डिजाइन क्या है। ओके, वो सारा डेटा ये देने वाला है। तो इसी चीज़ को लिखा है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी इसी बंदे से मिलने वाली है। ओके, हर एक एनर्जी स्टेट के संगत एक वेव फंक्शन होगा, जैसे मैंने लिखा है कि E1 के संगत साई1 होगा, E2 के संगत साई2, E1 के संगत साई1, E2 के संगत साई2 और E3 के संगत क्या होगा प्यारे बच्चों, साई3 होगा। तो अगर जो भी आपको पूछना है वो हर एक एनर्जी लेवल, हर एक ऑर्बिटल के बारे में जो जानकारी देने वाला है वो कौन देने वाला है, वेव फंक्शन, क्लियर। अब हम जो भी पूछेंगे कहेंगे वेव फंक्शन तुम बताओ, तो ये बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर, किसने, ई और साई ने मिलकर क्या किया, एक नए टर्म डिफाइन किए। क्या टर्म डिफाइन किए, लिखा है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, क्लियर, जिनको पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, और इनके जो संगत वेव फंक्शन है, यानी इनको समझाने वाले कह सकते हैं, इनके बारे में जो बताने वाले हैं वेव फंक्शन, क्लियर, ये दोनों मिलकर, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स और वेव फंक्शन, ऐसे मान लो कि ये नेता हो गया, और इस नेता के बारे में जो असिस्टेंट होगा, क्लियर, एक नेता होता है, उसका एक असिस्टेंट होता है जो सारी डेटा उसी के पास रहता है, जो भी सारी कार्रवाई होती है वही असिस्टेंट करता है। तो ऐसे समझ लो कि क्वांटाइज एनर्जी स्टेट का एक नेता हो गया और जो वेव फंक्शन हो गया वो असिस्टेंट हो गया। तो जो भी हम बात करेंगे वो असिस्टेंट वेव फंक्शन से बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएगा। कहानी क्लियर हो गई। हाल फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये जो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स हैं और ये जो वेव फंक्शन है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक नए नंबर डिफाइन करते हैं। इन नए नंबर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर्स। पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स क्या है, हालांकि हमारा लेक्चर अगला आएगा तो उसमें हम लोग क्वांटम नंबर पर ही बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के नंबर को डिफाइन किए गए जिनको क्वांटम नंबर कहा जाता है। एक है आपका मुख्य क्वांटम नंबर जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, क्लियर। अगर इसको अगर मैथमेटिकली देखें कुछ ऐसा, तो यहाँ पर ये n की वैल्यू हो गई, ये l की वैल्यू हो गई और ये m की वैल्यू हो गई। कहानी क्लियर हो गई। तो मोटे तौर पे क्या समझा जाए, मोटे तौर पे ये समझा जाए कि जो हमारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, इन एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने के लिए इनके बारे में पूरी जो जानकारी है, क्लियर, वो जानकारी कौन रखेगा, तो इसी के साथ
इसी को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए एक फंक्शन साई बनाया गया। क्लियर, जो उस एनर्जी लेवल के बारे में, उस ऑर्बिटल के बारे में पूरा डेटा रखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बुक्स में इसी साई को क्या बोला जाता है, लिखा होता है कि यही हमारी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे लोग कहते हैं नहीं असिस्टेंट का, अरे भैया नेता तो तुम ही हो, वो तो केवल नाम के नेता हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि साई को हम क्यों एटॉमिक ऑर्बिटल दे दिया गया, इसीलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उस एनर्जी लेवल के बारे में पूरी जानकारी रख रहा, और जो पूरी जानकारी रख रहा तो उसको मास्टर कहेंगे ही। कहानी क्लियर हो रही ना? चलिए आएंगे धीरे धीरे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, इस वेव फंक्शन को और डिफाइन किया, जो साई है इसको और डिफाइन किया। साई ने क्या किया, साई ने अपने काम को और आसान कर दिया। भाई हम तो अब तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो एनर्जी स्टेट है, उसने कहा देखो भैया हमसे कुछ मत पूछना, मेरा तो भैया एक असिस्टेंट है साई, अब जो भी बात करनी है आप उससे बात करना, वही तुम्हें बताएगा। अब असिस्टेंट ने क्या किया, असिस्टेंट भी बोला मेरा काम तो बहुत बढ़ गया। इसने क्या किया, इसने दो हिस्से कर दिए अपने, इसने दो डिपार्टमेंट बना दिए। इसने कहा कि अगर कोई आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेडियल पार्ट पर। क्लियर, यानी साई के यहाँ पर दो भाग हो गए, एक हो गया रेडियल पार्ट और एक हो गया एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट की क्या ड्यूटी है, रेडियल पार्ट की ड्यूटी है ये बताएगा उस एनर्जी लेवल का, जो पॉसिबल एनर्जी लेवल हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं प्यारे बच्चों, उस एनर्जी लेवल के साइज के बारे में बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन का जो पहला पार्ट है, मैंने क्या बोला, ऑर्बिटल वेव फंक्शन को यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, इसके दो पार्ट ले लिए। रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट की जिम्मेदारी क्या है कि भैया देखो, रेडियल पार्ट क्या करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताएगा कि इसका साइज क्या है। शेप की बात नहीं हो रही, साइज के बारे में बात हो रही कि बड़ा है या छोटा है, एक बात। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, ध्यान रखना। इसी वजह से कहा जाता है, अब यहां पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वेव फंक्शन साई होता है ये डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट, ये स्पेस कोऑर्डिनेट, क्लियर, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम पर डिपेंड होता है। अब देखिए स्पेस कोऑर्डिनेट की बात आ गई तो समझ जाइए एक्स बाई जेड एक्सेस है ना, स्पेस कोऑर्डिनेट का अर्थ है एक्स बाई जेड एक्सेस। तो वही बात आ रही है कि जब हम इससे बात करते हैं किससे, साई से, तो इसका जो पहला पार्ट है रेडियल पार्ट, तो रेडियल पार्ट क्या कहता है, रेडियल पार्ट कहता है देख भाई हम उस एनर्जी लेवल के आकार के बारे में बता देंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अभी किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन का अर्थ है कि वो एक्स की डायरेक्शन में है या वाई की डायरेक्शन में है या जेड की डायरेक्शन में, हम केवल उसके आकार के बारे में बताएंगे। क्लियर, तो इससे पूछा जाता है कि भैया एक बात बताओ डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा, तो कह रहा भैया देखो एंगुलर पार्ट के पास जाओ। तो बेटा अगला जो टाइप है वो एंगुलर पार्ट है या एंगुलर वेव फंक्शन। मैंने क्या बोला कि जो हमारे ऑर्बिटल वेव फंक्शंस है ना, उनको जिम्मेदारी दी गई है, सॉरी उनके दो टाइप हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट क्या करता है, ऑर्बिटल के साइज के बारे में जिक्र करता है कि ऑर्बिटल का साइज कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, ओके। लेकिन जो एंगुलर पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्यों, रीजन है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर। और ये जो एंगुलर पार्ट होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये जो एंगल है थीटा और फाई, इनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो दो एंगल दिए हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। जो थीटा होता है, क्लियर, ये आपका जेड एक्सेस से एंगल लिया जाता है, जेड एक्सेस से ये जो एंगल थीटा है ये लिया जाता है। और जो आपका फाई एंगल है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्स एक्सेस से लिया जाता है। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का बना होता है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट होता है, इधर आपका जेड होता है, इधर एक्स होता है, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट की लोकेशन के साथ ये जो एंगल होता है प्यारे बच्चों, ये एंगल आपका थीटा, ये डिस्टेंस आर, क्लियर, और ये एंगल फाई। देखिए अभी केवल इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी केवल इतना समझना है कि जो एंगुलर पार्ट होता है, क्लियर, ये एंगल से डिसाइड होता है, एंगल पर डिपेंड करता है। ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताएगा, और जब शेप डिसाइड हो जाएगी, और शेप कैसे डिसाइड होती है, एंगल से डिसाइड होती है, क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये कौन बताता है, आपका एंगुलर वेव फंक्शन, कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मिलेगा,
क्लियर, और उसका एक्स से कितना दूर होगा, जो हमारे जनरली एक्स बाय जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक्स से कितनी दूर पर होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, 22 उसका क्या एंगल होगा, जेड से क्या एंगल होगा। तो जब वो एक एंगल डिसाइड होगा कि भैया हाँ इतना थीटा एंगल या फाई एंगल, तब उससे क्या होगा, उस जो एनर्जी लेवल है, जो हमारे पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, उनकी एक आकृति निकल के आएगी, एक शेप निकल के आएगी। क्लियर, वो शेप क्या होंगी, उन्हीं के बिहाफ पर हम लोगों का जो अगला लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं। क्लियर, मैंने बोला अलग अलग शेप होंगे, अलग अलग टाइप होंगे, अलग अलग उनकी एनर्जी होंगी, और किस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग, बाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती या नहीं मिलती, वो सारी चीजें हम लोग टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है, विश्वास है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए